हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सर्जरी का, जो कि है जो कि है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है एंड और भी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसके कॉजेज़ को पूछा जाता है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है दो टाइप का होता है। पहला है हमारे पास डायनेमिक, यानी कि वहाँ पे फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। सेकंड है हमारे पास ए डायनेमिक में वहाँ पे फिजिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज नहीं होता है। वॉल में कोई डिफेक्ट होता है या बाहर से कंप्रेशन हो रहा होता है, वहाँ पे फिजिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज नहीं प्रेजेंट होता है। तो पहले लेट्स टॉक अबाउट डायनेमिक, यानी कौन सी ऐसे कॉजेज हैं जो कि फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं हमारे बाउल का, जिसकी वजह से हमारे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। ठीक है, तो फिजिकली ऑब्स्ट्रक्शन जो है प्रेजेंट है। जब मान लो ये मेरा बाउल है, ठीक है, ये बाउल प्रेजेंट है, ये डिस्टल पार्ट है और ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बहुत ही विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ये जो बीच में चीज़ है या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो हट जाए एंड बाउल का जो ल्यूमेन है वो वापस से कॉन्टिन्यूस हो जाए। तो इस वजह से प्रॉक्सिमल बाउल जो है वो विगरस कॉन्ट्रैक्शन, ये पता नहीं मैंने कंस्ट्रक्शन क्यों लिख दिया, कॉन्ट्रैक्शन होता है टू रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है, हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स होता है। बाउल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बाउल साउंड्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नॉर्मली बाउल साउंड्स 1 मिनट में तुम्हें 2 के आसपास सुनाई देते हैं। अब तुम्हें कितने सुनाई देंगे, 8 से 10 बाउल साउंड सुनाई देंगे। ठीक है, तो हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड सुनाई देता है। अब ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा जो प्रॉक्सिमल बाउल, इसकी वजह से इवेंचुअली क्या करता है, डायलेट करने लगता है। डायलेट करने की वजह से क्या होता है, ये देखो, ये मान लो ऐसा हो गया हमारा बाउल, यहाँ पे हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट जो है वो डायलेट कर गया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये प्रॉक्सिमल वाला पार्ट जो है वो परफोरेट कर जाएगा। परफोरेट कब करेगा, अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर 3 सेंटीमीटर है अगर स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है, 6 सेंटीमीटर लार्ज बाउल की, और 9 सेंटीमीटर है हमारे पास सीकम के लिए। तो अगर जो स्मॉल बाउल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन पे वो परफोरेट कर जाएगा। अगर लार्ज बाउल होगा तो 6 सेंटीमीटर तक वो और डायलेट कर सकता है एंड सीकम जो है वो 9 सेंटीमीटर तक और डायलेट कर सकता है। ठीक है, अब इवेंचुअली क्या होगा, मान लो ऑब्स्ट्रक्शन अभी भी रिलीव नहीं हुआ तो ये और डायलेट करता जाएगा एंड इवेंचुअली परफोरेट कर जाएगा या फिर स्ट्रैंगुलेशन में चला जाएगा हमारा बाउल। तो अगर स्ट्रैंगुलेशन में जाएगा तो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड साथ में बुखार, फीवर। ठीक है, परफोरेशन में क्या होता है, इवेंचुअली परफोरेट कर गया तो साइलेंट एब्डोमेन, यानी कि जो हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स होती हैं वो चली जाती हैं। अब एब्डोमेन जो है वो पूरा साइलेंट हो गया। दिस इज द ऑमनियस साइन फॉर परफोरेशन, कि पहले पेशेंट कंप्लेन कर रहा था, मतलब पहले हमें हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स मिल रहे थे एंड इवेंचुअली हमें एब्डोमेन जो है वो साइलेंट मिल रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आएगा, इससे ये नहीं समझ में आएगा कि पेशेंट ठीक हो गया, इससे ये समझ में आएगा कि और कंडीशन ख़राब हो गई है, बाउल जो है वो परफोरेट कर चुका है। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके हमारे पास 2 कॉजेज हैं, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। अभी हम लोग डायनेमिक की बात कर रहे हैं जिसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो है प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स होते हैं, बाउल डायलेट करती है, इवेंचुअली परफोरेट या स्ट्रैंगुलेट करती है। तो जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, इतना जो प्रॉक्सिमल बाउल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कोलिकी एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंशन हो जाएगा एब्डोमेन का, बिकॉज वहाँ पे बाउल ऑब्स्ट्रक्टेड है तो गैस जो है और ज़्यादा वहाँ पे कलेक्ट होगी, जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। साथ ही साथ पेशेंट जो है वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करेगा, जो भी सामान यहाँ पे आएगा, जो भी खाना आएगा वो वापस पेशेंट वॉमिट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है एंड उसके अलावा ऑब्स्टिपेशन। ठीक है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो गए, कोलिकी एब्डोमिनल पेन हो गया, उसके अलावा वॉमिटिंग हो गई, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, ऑब्स्टिपेशन। ठीक है, ऑब्स्टिपेशन क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हम लोग किस चीज़ की बात करें, डायनामिक बाउल साउंड्स की बात करें, जिसकी पैथोफिजियोलॉजी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स आए हमारे, जो कि क्या क्या हैं वो मैंने बता दिया। 4 मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर के बाद हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में हमारे हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स मिलेंगे, इवेंचुअली क्या मिलेगा हमें, साइलेंट एब्डोमेन अगर परफोरेट कर गया तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आएंगे अपने इन्वेस्टिगेशंस पे। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग सबसे पहले एक्सरे एब्डोमेन कराते हैं, जो कि इरेक्ट और सुपाइन करा, स्पाइन लिखा हुआ है मैंने, हद होती है, सुपाइन है ये, जैसे सुपाइन, इरेक्ट एंड सुपाइन। ठीक है, तो हम सबसे पहले कराएंगे एक्सरे एब्डोमेन, इरेक्ट और एंड सुपाइन। इरेक्ट में हमें कितने एयर फ्लूइड लेवल्स मिलने चाहिए कि हम बोलेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमें
3 एयर फ्लूइड लेवल्स तक हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं, बट अगर 3 से ज़्यादा एयर फ्लूइड लेवल मिलता है देन उसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जो इरेक्ट एक्सरे है उसमें हमें अगर 3 से ज़्यादा एयर फ्लूइड लेवल्स मिल रहे हैं देन उस केस में हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट करते हैं। एंड सुपाइन एक्सरे में हम लोग पर देखो, इरेक्ट एक्सरे में हम ये नहीं बता पाते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, हम ये बताते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है बट उसकी साइट जो है वो हम नहीं बता पाते। उसके लिए हमें सुपाइन एक्सरे की रिक्वायरमेंट है। उसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शन से पहले का बाउल होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, उसमें हमें कुछ कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि अच्छा ये वाले बाउल जो है इसके डिस्टली ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर जेजनम जो होगा उसमें हमें 4 चीज़ें मिलती हैं मेनली, कॉन्सर्टीना इफेक्ट मिलता है, स्टेप लैडर पैटर्न मिलता है एंड वॉल्वुले मिलते हैं कंप्लीट, एंड उसके अलावा वी गेट फेदरी अपीयरेंस, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है, कॉन्सर्टीना इफेक्ट मिल रहा है, स्टेप लैडर पैटर्न मिल रहा है, कंप्लीट वॉल्वुले मिल रहा है एंड फेदरी अपीयरेंस मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इलियम। अगर इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन है देन विल गेट फीचरलेस लूप्स ऑफ वेंजेंस्टन। एंड इन सारे जो इफेक्ट्स हैं इनके फ़ोटोज़ मैं अपने चैनल पे ऐड कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड करना लेना, नहीं तो ये वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगी मैं। क्या क्या मिल रहा है, कॉन्सर्टीना इफेक्ट हो गया, स्टेप लैडर पैटर्न हो गया, कंप्लीट वॉल्वुले हो गया, फेदरी अपीयरेंस। एलियम में क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द फीचरलेस लूप्स ऑफ वेंजेंस्टन। एंड लार्ज बाउल में वही उसकी बाउंड्रीज में हमारे पास जो है हॉस्ट्रेशंस मिल रहे हैं एंड जो इन्हांसमेंट है वो हमें पेरिफेरी में मिल रहा है। मतलब कि कोलोन कहाँ पे होता है, हमारे कोलोन पेरिफेरी में होता है ना, तो जो हमें जो भी फीचर्स मिलेंगे वो हमारे जो फिल्म है उसकी पेरिफेरी में मिलेंगे, ओके। उसके अलावा हमारे पास पहला तो हमारे पास एक्सरे हो गया इरेक्ट एंड सुपाइन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर अडल्ट है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है CECT, एंड अगर चाइल्ड है देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अडल्ट है देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CECT है, चाइल्ड है देन अल्ट्रासाउंड। उसके अलावा जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो तो कराएंगे ही। तो इन्वेस्टिगेशन में पहले क्या हो गया, पहला हमारे पास हो गया हमारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड हमारे पास हो गया एक्सरे इरेक्ट, एक्सरे सुपाइन। उसके अलावा हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अडल्ट है तो CECT क्या है, कॉन्ट्रास्ट एनहांस कंप्यूटर टोमोग्राफी। एंड चाइल्ड है देन उस केस में अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब जो हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें ब्लड है, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें क्या मिलेगा, अगर स्ट्रैंगुलेशन होगा तो WBCs या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। अब हम मैनेज कैसे करेंगे, देखो अभी मैं तुम्हें डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा रही हूँ, अभी जो मैं इसमें तुम्हें पॉइंट्स बता रही हूँ ना, यानी पैथोफिजियोलॉजी, फिर जो हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं, फिर हमारे एग्जामिनेशन है, ऑन एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है एंड मैनेजमेंट, ये सारे फीचर्स जो हैं वो हर एक कॉज के लिए अप्लाई होंगे। मैं जो अब तुम्हें आगे बताने वाली हूँ कि डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो क्यों रहा है, उसके अलग अलग कॉजेज होंगे ना, तो ये सारे फीचर्स उन सारे कॉजेज में एप्लीकेबल हैं। इसलिए मैं ये तुम्हें पहले बता दे रही हूँ, जब भी तुम आंसर लिखोगे इन सारे फीचर्स को उसमें तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम आते हैं, सबसे पहले वही IV फ्लूइड, हम पहले पेशेंट को स्टेबल करेंगे IV फ्लूइड से, रिंगर लैक्टेटस प्रेफर्ड फ्लूइड, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हम लोग इंसर्ट करेंगे जिससे पेशेंट डिकम्प्रेशन हो जाएगा। एंड IV एंटीबायोटिक हो गया, पेन किलर हो गया, IV फ्लूइड हो गया, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब हो गया, IV एंटीबायोटिक हो गया, पेन किलर हो गया। फिर हम लोग पेशेंट को मॉनिटर करेंगे, अगर इतने में पेशेंट इंप्रूव कर जा रहा है तब तो ठीक है, सही है, ठीक है। एंड अगर पेशेंट अभी भी इंप्रूव नहीं कर रहा है तो उस केस में हमें सर्जरी में जाना पड़ेगा। हम लोग एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी करेंगे। एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी का मतलब क्या होता है, लैप्रोटोमी का मतलब है कि हम लोग एब्डोमेन को खोल रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब है, हमें पता नहीं है कि हमें देखना क्या है अंदर, यानी हमें ये नहीं पता कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे, हम एक्सप्लोर करेंगे कि हम एब्डोमेन को खोलेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी में क्या करेंगे, हम लोग सीकम को देखेंगे कि सीकम जो है वो कोलैप्स्ड है या फिर सीकम डिस्टेंडेड है। सीकम इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इससे क्या पता चलेगा, हमें इससे ये पता चलेगा साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सीकम डिस्टेंडेड है तो डिस्टेंडेड कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल बाउल जो है वो डिस्टेंड होता है, मैंने बताया था, वो फूलता है ताकि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसको रिलीज किया जा सके, उसको हटाया जा सके यहाँ से। तो अगर डिस्टेंडेड होगा तो सीकम के बाद ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सीकम हमारे पास यहाँ पे होता है ना ऐसे से, ये सीकम हो गया, ये सीकम है। अगर सीकम डिस्टेंडेड होगा तो यानी कि कोलोन में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, राइट। एंड अगर सीकम कोलैप्स्ड होगा यानी कि इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इलियम इन द सेंस स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले IV फ्लूइड दिए, IV फ्लूइड दिया, मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, IV एंटीबायोटिक्स दिए, पेन किलर दिया, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब,
पेशेंट इम्प्रूव किया या नहीं ये देखते हैं। अगर पेशेंट इम्प्रूव कर गया तो तब तो ठीक है, नहीं इम्प्रूव किया तो एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटमी की जिससे हमने सीकम देखा। सीकम में हमने सबसे पहले क्या देखेंगे, सीकम में हमें सबसे पहले ये देखना है कि सीकम जो है वो वाइबल है कि नहीं है। सीकम वाइबल होगा तो पिंक कलर का होगा, उसमें पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट होगी, पल्सेशंस प्रेजेंट होंगे। एंड अगर वो वाइबल नहीं होगा तो डस्की ब्राउन ब्लैक कलर का होगा। अगर वो वाइबल है तो उस केस में हम देखेंगे कि वो डिस्टेंडेड है या फिर वो कोलैप्स्ड है, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का है। तो इसके बाद ये हमें पता चल गया, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है उसको जाकर रिपेयर करेंगे। अगर परफोरेट कर गया तो परफोरेशन को रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब पर्टिकुलर जो कॉज है उसका पर्टिकुलर हम मैनेजमेंट जो है वो मैं तुम्हें कॉज में बताऊंगी। तो हमारा पहला कॉज आता है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर अधेशन। अधेशन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ओवरऑल और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। अधेशन जो है सर्जिकल हो सकता है, यानी हमने कोई भी सर्जरी की वहाँ पे रॉ सर्फेसेस छोड़ दिए तो दोनों सर्फेस के बीच में अधेशन हो सकता है। या फिर नॉन सर्जिकल कॉज होता है, यहाँ पे नॉन सर्जिकल कॉज हम पढ़ेंगे क्योंकि सर्जिकल कॉज मतलब सर्जरी। नॉन सर्जिकल कॉज का क्या क्या है, टीबी है, क्रॉन्स डिजीज़ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंडोमेट्रियोसिस है, और उसके अलावा रेडियोथेरेपी के बाद क्या क्या बताएं, टीबी, क्रॉन्स डिजीज़, PID, एंडोमेट्रियोसिस, पोस्ट रेडियोथेरेपी, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स वही आएंगे जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शन में आ रहे थे, कोलिकी पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिस्टेंशन हो गया और ऑब्स्टिपेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन हम वही कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या थे हमारे, हम पहले तो एक्सरे करा रहे थे, पहले हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, फिर हम एक्सरे करा रहे थे, इरेक्ट हो गया, सुपाइन हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी अडल्ट में थी CECT और बच्चों में थी हमारी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब मैनेजमेंट कॉज स्पेसिफिक है तो हमारे अधीसियोलाइसिस में हम लोग गैस्ट्रोग्राफिन स्टडी करते हैं। अगर इससे पेशेंट इंप्रूव कर जाता है तब तो कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट इससे भी इंप्रूव नहीं करता है तो हमें अधीसियोलाइसिस करना होगा, यानी अधेशंस की लाइसिस करनी होगी, इनको हटाना होगा। तो इसके लिए अधीसियोलाइसिस के बाद अगर ये अधेशन जो है वो रिकरेंट है, यानी अधेशंस बार बार बन जा रहे हैं, तो उस केस में वी डू नोबल स्लाइकेशन और वी डू चार्ल्स फिलिप प्रोसीजर। याद करना होगा ये नोबल स्लाइकेशन और चार्ल्स फिलिप प्रोसीजर। दिस वॉज आवर फर्स्ट कॉज। तो पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, डायनेमिक हो गया, ए डायनेमिक हो गया। डायनेमिक के अंदर मैंने तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी बताई, क्लिनिकल फीचर बताया, एग्जामिनेशन बताया, इन्वेस्टिगेशन बताया, एंड जो मैनेजमेंट होगा वो कॉज स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो कॉज में हमने पहला कॉज पढ़ लिया अधेशंस विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज। सेकंड है हमारे पास बाउल एट्रीशिया। बाउल एट्रीशिया में हमारे पास हमें मेनली दो पढ़ने हैं, डुओडेनल एट्रीशिया होगा, जजनल एट्रीशिया होगा। जो डुओडेनल एट्रीशिया होता है वो नियोनेट्स में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड पॉलीहाइड्रामियोसिस। मतलब एक बच्चा हमारे पास आएगा जो कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा एंड साथ ही साथ वो डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। डाउन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होता है, मोंगोलॉइड आइसलैंड्स हो गया, सैंडल गैप हो गया, क्लाइनोडेक्टाइली हो गया, लो सेट ईयर्स हो गए, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो ये मल्टीपल क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलेंगे जिससे में हमारा जो अभी पॉइंट ऑफ फोकस है दैट इज़ द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में क्या होगा, डुओडेनल एट्रीशिया होगा, या फिर और मदर जो है वो प्रेजेंट करेगी विद द हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रामियोसिस, ठीक है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की, विच इज़ जो कि नियोनेट में बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम एंड पॉलीहाइड्रामियोसिस। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, सेम वही क्लिनिकल फीचर्स होंगे बट पेशेंट जो है बर्थ में प्रेजेंट करेगा, पैदा होते ही प्रेजेंट करेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव क्लिनिकल फीचर्स होंगे एंड जो वॉमिटिंग होगी बिलियस वॉमिटिंग होगी। बिलियस वॉमिटिंग क्यों होगी, क्योंकि डुओडेनम के लेवल पे एट्रीशिया हो रहा है ना, डुओडेनम में एट्रीशिया हुआ है तो हमारा बाइल तो यहाँ पे आ जाएगा, तो देयर वुड बी बिलियस वॉमिटिंग, ठीक है। टाइप में हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया। टाइप 1 जो है उसमें म्यूकोजल वेब बीच में प्रेजेंट होता है जिसको वी कॉल एज विंड सॉक डिफॉर्मिटी। टाइप 2 में हमारे पास फाइब्रस बैंड, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे म्यूकोजल वेब इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज विंड सॉक डिफॉर्मिटी। टाइप 2 में बीच में हमारे पास फाइब्रस बैंड होता है एंड मसल का कॉन्टिन्यूएशन होता है, दिस इज मसल। एंड टाइप 3 जो होता है उसमें गैप होता है दोनों के बीच में। ये दोनों क्या है, ये बाउल के एंड्स हैं, ठीक है। ये मैंने अपने लिए नोट्स बनाया था, इस वजह से मैं थोड़े से शॉर्टकट में लिख दी थी, मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूँगी, ठीक है। दिस इज़ बाउल एंड उसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो देयर इज़ अ क्लियर गैप, सो गैप इज़ प्रेजेंट, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन हम वही कराएंगे, हम क्या क्या कराएंगे, हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम एक्सरे कराएंगे, इरेक्ट एंड सुपाइन, हम लोग कराएंगे अल्ट्रासाउंड, विल डू CCT अकॉर्डिंग टू अडल्ट और अकॉर्डिंग टू बच्चा। तो एक्सरे में विल गेट द डबल बबल साइन, क्योंकि एक बबल तो हमारा क्यूट सी सा स्टमक जो है उसका होगा, एक हमारा जो डुओडेनम है उसका बबल होगा। मुझे आता है स्टमक बनाने यार, प्लीज़ डोंट जज मी।
तो हमें एक्सरे में क्या मिला, डबल बबल साइन। तो पहली चीज़ हमने याद करनी है कि डबल बबल साइन का कौन से एक्सरे में मिल रहा है, डबल बबल साइन कौन से एक्सरे में मिल रहा है, हमें मिल रहा है डुओडेनल एट्रीशिया में। और एक और कंडीशन होती है जिसमें डबल बबल साइन मिलता है, एनुलर पैंक्रियास। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CCT अल्ट्रासाउंड हो गया। मैनेजमेंट हम इसमें क्या करते हैं, डुओडेनो डुओडेनोस्टमी मोर देन डुओडेनोजेजेनोस्टमी, यानी डुओडेनम को लेते हैं, यहाँ से एट्रीशियल पार्ट को हटाया एंड उसको नॉर्मल पार्ट ऑफ डुओडेनम से जोड़ दिया, या फिर डुओडेनम को लिया, एट्रीशियल पार्ट को हटाया, उसको जेजेनम से जोड़ दिया। ठीक है, डुओडेनो डुओडेनोस्टमी मोर देन डुओडेनोजेजेनोस्टमी। तो हमारा पहला कॉज क्या था, अधेशन। बाकी सारी चीज़ें सेम थी। क्या एक्स्ट्रा मैंने बताया था, इसमें मैंने तुम्हें कॉज बताया था एक्स्ट्रा, जो कि सर्जिकल था, नॉन सर्जिकल था। नॉन सर्जिकल क्या क्या था, TB था, क्रॉन्स डिजीज़ था, PID था, एंडोमेट्रोसिस था और पोस्ट रेडियोथेरेपी, ये 5 कॉजेज़ थे। और मैंने मैनेजमेंट अलग से बताया था। मैनेजमेंट में अगर नॉर्मल मैनेजमेंट से ठीक हो जा रहा है तो सही है, वरना हम लोग अधीसियोलाइसिस करते थे। एंड अगर रिकरेंट था तो उस केस में वी आर डूइंग नोबल फ्लैकेशन एंड चार्ल्स फिलिप प्रोसीजर। ठीक है, सेकेंड कॉज मैंने तुम्हें बताया बाउल एट्रीशिया, जिसमें हमने पहला पढ़ा डुओडेनल एट्रीशिया। सेकेंड हमारे पास आता है जेजिनल एट्रीशिया, जो कि डुओडेनल एट्रीशिया से ज़्यादा कॉमन होता है। एंड इसमें एसोसिएशन होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड माइलोटेशन ऑफ गट का। वहाँ पे एसोसिएशन किस चीज़ का था, डुओडेनल एट्रीशिया में हमारे पास डाउन्स का एसोसिएशन था। एंड पेशेंट जो है वो पॉलीहाइड्रामनियोस की हिस्ट्री देती है मदर। डाउन्स बच्चे में क्लिनिकल फीचर्स होते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के और डाउन्स के, एंड मदर हिस्ट्री देती है पॉलीहाइड्रामनियोस की। यहाँ पे बच्चे में क्लिनिकल फीचर्स हो गए सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड एंड malrotation of gut that relates to the bowel obstruction। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे ऑब्स्ट्रक्शन के। क्या क्या थे हमारे, अगेन रिपीट कर देती हूँ, कोलिक एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग एंड ऑब्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, यहाँ भी हमें बिलियस वॉमिटिंग मिलेगी क्योंकि डुओडेनम के डिस्टली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। बिलियस वॉमिटिंग और कहाँ मिल रहे थे, डुओडेनल एट्रीशिया में मिल रहे थे। इसके टाइप्स हमारे पास क्या क्या होता है, पहला होता है कि जो म्यूकोसा है सिर्फ उसमें एट्रीशिया हुआ है। सेकेंड जो है देयर इज़ अ फाइब्रस बैंड इज प्रेजेंट। और थर्ड में क्या होता है, कंप्लीट एट्रीशिया हो जाता है। यहाँ पे इस फिगर में देखो, देयर इज कंप्लीट एट्रीशिया। जो मिजेंट्री है वो V शेप्ड मिजेंट्री है। एंड 3A है ये। 3B जो है इसमें भी कंप्लीट एट्रीशिया हो गया, बट जो इलियम है उसकी कॉइलिंग हो गई है, जिसकी वजह से ये क्रिसमस ट्री अपीयरेंस दे रहा है। तो हमारे पास 3A जो है उसमें सिर्फ म्यूकोजल एट्रीशिया है, बाकी सारे लेयर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूस हैं। 3B में दोनों जो बाउल के एंड्स हैं उनके बीच में एक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट है। क्या बोल रही हूँ मैं, 3A नहीं 3B, सॉरी। टाइप 1 जो है उसमें सिर्फ म्यूकोजा जो है उसमें एट्रीशिया है, बाकी सारी जो लेयर्स है वो कॉन्टिन्यूस है। जो टाइप 2 है उसमें सारी ही लेयर्स का ऑलमोस्ट है एंड उसमें फाइब्रस बैंड है, इसमें मसल लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूस होती है। फिर टाइप 3 है जिसमें 3A है और 3B है, इसमें कंप्लीट एट्रीशिया है, सारी लेयर्स जो हैं वो अलग हो चुके हैं एंड द मिजेंट्री जो है वो V शेप की है। फिर टाइप जो 3B है उसमें भी कंप्लीट एट्रीशिया है, बट जो इलियम है उसकी कॉइलिंग हो गई है, जिसकी वजह से क्रिसमस ट्री अपीयरेंस दे रहा है। टाइप 4 में मल्टीपल एट्रीशिया है जो जिसकी वजह से सॉसेज जैसा अपीयरेंस आ रहा है, सॉसेज जैसा अपीयरेंस। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड कॉज की बात करें विच इज़ बाउल एट्रीशिया, जिसमें भी आप डुओडेनल एट्रीशिया, जेजिनल एट्रीशिया की हम बात करें। इन्वेस्टिगेशन हम वही कराएंगे, पहले वी विल गो फॉर बेसिक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें ब्लड, अगर स्ट्रैंगुलेशन होगा तो WBC जो है या TLC जो है वो इंक्रीज होगा। एक्सरे हो गया, CCT हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। एंड मैनेजमेंट में रिसेक्शन एंड एनेस्थेसिस, ये दोनों पार्ट्स जो हैं इनको हम लोग कट करके एनेस्थेसिस कर देंगे। ओके, थर्ड कॉज है हमारे पास मेकोनियम माइलियस। तो हम लोग डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, जिसके कॉज में पहला कॉज इज अधेशन विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज एंड ऑल्सो द मोस्ट कॉमन कॉज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड कॉज इज अ बाउल ऑफ एट्रीशिया, जिसमें वी हैव डुओडेनल एट्रीशिया एंड वी हैव जेजिनल एट्रीशिया। थर्ड कॉज है हमारे पास मेकोनियम माइलियस। मेकोनियम माइलियस जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है न्यूनेट्स में। इससे पहले न्यूनेट्स में एक और कॉज बताया था, क्या, डुओडेनल एट्रीशिया। ठीक है, बट न्यूनेट्स में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हमारे पास, मेकोनियम माइलियस। ये इसमें जो पेशेंट है वो प्रेजेंट करता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्लिनिकल फीचर्स के साथ। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, क्लोराइड चैनल जो है उनका डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो भी सिक्रीशंस होता है ना, सिक्रीशंस जो है वो बहुत ही थिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेलेवेंट है हमारे पास मेकोनियम इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में। तो मेकोनियम जो है बहुत थिक हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मेकोनियम पास नहीं करता है। बच्चा पैदा होता है उस टाइम वो मेकोनियम पास करता है ना, तो बच्चा जो है वो मेकोनियम पास नहीं करता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आएगा, अब ये मेकोनियम क्या करेगा, ये बच्चे का बावल है उसमें मेकोनियम जो है यहाँ पे थिक होके पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा।
तो जनरली क्या होता है, कुछ टाइम में मेकोनियम जो है वो पास हो जाता है, बट इस केस में मेकोनियम पास नहीं कर रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स में पहली बात तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल फीचर्स। दूसरा सिग्निफिकेंट होगा कि देयर वुड बी नो हिस्ट्री ऑफ पासिंग ऑफ द मेकोनियम, बिकॉज मेकोनियम पासिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है। तो ये हम लोग क्लिनिकल फीचर में अलग से मेंशन करेंगे दैट नॉन पैसेज ऑफ मेकोनियम हिस्ट्री में है एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल फीचर्स हैं। इन्वेस्टिगेशन हम सेम वही कराएंगे, वी विल गो फॉर बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास TLC जो कि रेज होता है इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। उसके अलावा हम लोग एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सोप बबल साइन, न्यू हॉसोसाइन, माइक्रोकोलोन। इसकी मैंने फोटो नहीं लगाई है, मैं फोटो लगा दूंगी, ठीक है। सोप बबल साइन, न्यू हॉसोसाइन एंड माइक्रोकोलोन। उसके अलावा हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस को रूल आउट करने के लिए वही स्वेट क्लोराइड टेस्ट कराते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। तो इन्वेस्टिगेशंस में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो गया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक्सरे में वी आर गेटिंग सोप बबल साइन, न्यू हॉसोसाइन एंड माइक्रोकोलोन एंड उसके अलावा स्वेट क्लोराइड टेस्ट एंड हमारा CCT एंड अल्ट्रासाउंड इज अ थिंग। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा हम लोग पहले देते हैं। अगर इससे ठीक नहीं होता है देन वी गो फॉर बिशप कूप सर्जरी विच इज़ N2 साइड इलियोइलियोस्टमी, N2 साइड इलियोइलियोस्टमी, बिशप कूप सर्जरी, ठीक है। दिस इज़ आर मेकोनियम माइलियस। तो पहला ऑडिशन हो गया जिसमें हमने कॉजेज एक्स्ट्रा बताए थे, हमने सर्जरी बताई थी, मैनेजमेंट बताया था। सेकंड हमारे पास हो गया बाउल एट्रीशिया हो गया एंड थर्ड कॉज इज मेकोनियम माइलियस। नाउ द फोर्थ कॉज इज द लैड्स बैंड, जो कि मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल मैल रोटेशन होता है। ये क्या होता है, जो हमारा ये राइट हाइपोकॉन्ट्रियम है ना, दिस इज़ द राइट हाइपोकॉन्ट्रियम पार्ट, जस्ट मान लो। तो यहाँ से ये सीकम जो है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम होता है वो ऐसे होता है, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, देयर वुड बी एक्सक्रीशन ऑफ द बैंड एंड इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स वुड बी द सेम, इन्वेस्टिगेशंस वुड बी द सेम। मैनेजमेंट में वी हैव टू एक्सरसाइज द बैंड। नेक्स्ट कॉज इज इंड्यूस रिसेप्शन। इंड्यूस रिसेप्शन में क्या होता है, देयर इज टेलीस्कोपिंग ऑफ वन बाउल इनटू द अदर। एक बाउल की टेलीस्कोपिंग होती है दूसरे में, तो जो बाउल की टेलीस्कोपिंग हो रही है दैट इज द इंड्यूस रिसेप्टम एंड जिस बाउल के अंदर टेलीस्कोपिंग हो रही है दैट इज इंड्यूस सेपियंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंड्यूस सेप्टम होता है उसके हमारे पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे जो नैरोवेस्ट पार्ट होता है वो नेक होता है, जो ये वाला पार्ट है दिस इज एपिक्स। तो एपिक्स जो होता है इट हैज़ हैविंग द मोस्ट ज़्यादा वाला रिस्क फैक्टर फॉर इस्कीमिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड नेक्स्ट जो है वो नर्वस पार्ट है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होएगा, अभी ये वाला जो बाउल है वो इसके अंदर चला गया है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट बहुत नैरो है, तो ये पूरा जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएगा। तो देयर वुड बी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड उसके अलावा पेन होगा, जिसमें बच्चा जो है वो अपने पैर जो है उनको ड्रॉप करेगा एंड द बेबी विल क्राई। सो इंड्यूस रिसेप्शन में क्लिनिकल फीचर्स में वही आ रहा है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द बेबी विल क्राई। इंड्यूस रिसेप्शन के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पहला हो गया हमारा प्राइमरी एंड दूसरा हो गया हमारे पास सेकेंडरी टू अ पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट। प्राइमरी वाला जो है वो चिल्ड्रन में होता है, 6 महीने से 12 महीने के बच्चों में होता है। अब ये होता क्यों है, इसमें जो पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसकी वजह से इंड्यूस रिसेप्शन होता है। एंड इसका मोस्ट कॉमन टाइप इज इलियोकोलिक, ये वाला पार्ट तुम्हें याद करना है। तो हमारे पास प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी वाला जो है वो 6 महीने से 2 साल के बच्चों में हो रहा है, 2 ईयर्स के बच्चों में हो रहा है, जिसमें देयर इज हाइपरट्रॉफी ऑफ द पेयर्स पैचेस एंड इलियोकोलिक इज द मोस्ट कॉमन। देन सेकेंडरी टू पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट जो है, इसमें हमारे पास देयर इज अ पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट, जो पेयर्स पैचेस होते हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट येस हाइपरट्रॉफी इज द थिंग। एंड पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट अब क्या क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट को लेकर एक बाउल जो है वो दूसरे बाउल में टेलीस्कोप कर जाएगा। तो अडल्ट्स में इट कैन बी अ पॉलिप या इट कैन बी अ डायवर्टिकुलम और ट्यूमर, बच्चों में पॉलिप या फिर लिम्फोमा। ये इट इज़ मोस्ट कॉमनली कोलोकोलिक। कोलोकोलिक का मतलब क्या है, कोलोन के अंदर जा रहा है एंड इलियोकोलिक का मतलब है इलियन कोलोन के अंदर जा रहा है। एंड जो हमारा अडल्ट या चिल्ड्रन वाला होता है सेकेंडरी टू पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट, ये रिकरेंट होता है। रिकरेंट क्यों होता है, क्योंकि हम बार बार इंड्यूस रिसेप्शन जो है उसको मैनेज करते हैं। हम सेकेंडरी लीड जो हमारा मेन कॉज है, ये पॉलिप, डायवर्टिकुलम ट्यूमर या ये पॉलिप हो गया, लिम्फोमा हो गया, हम इसको मैनेज नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग वही बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक्सरे हो गया एंड हमारा अल्ट्रासाउंड या CCT हो गया। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास अगर स्ट्रैंगुलेशन होगा तो TLC वुड बी इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरे हो गया एंड उसके बाद हमारे पास आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है उसमें डोनट साइन या सूडो किडनी साइन मिलेगा। क्या मिलेगा, डोनट साइन या सूडो किडनी साइन। एंड अडल्ट्स में हम लोग CCT कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंड्यूस रिसेप्शन में कॉन्ट्रास्ट इनीमा भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रास्ट इनीमा में हमें क्लॉस साइन या फिर पिंसर साइन ऐसा करके मिलता है, क्लॉस साइन या पिंसर साइन, ठीक है। तो डोनट साइन मिल रहा है, सूडो किडनी साइन मिल रहा है एंड कॉन्ट्रास्ट इनीमा में हमें क्लॉस साइन या फिर पिंसर साइन मिल रहा है। मैनेजमेंट में कॉन्ट्रास्ट इनीमा देते हैं। कॉन्ट्रास्ट इनीमा की वजह से क्या होता है, जो मान लो ये हमारा प्रॉक्सिमल बावल है जिसमें दिस इज़ अ टेलीस्कोपिंग ऑफ मतलब ये हमारा
डिस्टल बाउल है जिसमें दिस इज टेलीस्कोपिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल बाउल। हमने कॉन्ट्रास्ट इनीमा दिया तो ये वाला जो टेलीस्कोप्ड इंड्यूस सेप्टम है इस पर प्रेशर होगा, प्रेशर बनेगा एंड ये जो है इसके अंदर से ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट में कॉन्ट्रास्ट इनीमा है एंड अगर कॉन्ट्रास्ट इनीमा से भी ठीक नहीं हो रहा है दैन सर्जरी वही है रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस। रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस हम लोग कब करते हैं? जब बार बार रिकरेंट कंडीशन हो या फिर सेकेंडरी वाला जो है सेकेंडरी टू पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट हो गया या फिर परफोरेशन और सैंगुलेशन के केस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास वॉल्वुलस, ये मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगी। ओके, फिर नेक्स्ट कॉज है हमारे पास इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर के क्या क्या कॉजेज होते हैं, यानी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्ट्रक्चर बन गया है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। टीबी हो गया, क्रॉन्स डिजीज़ हो गया। टीबी में अल्सर होता है जो कि ट्रांसवर्स अल्सर होता है। बेसिकली टीबी में क्या होता है, देखो क्या क्या कॉज है। टीबी हो गया क्रॉन्स डिजीज़, टीबी में ट्रांसवर्स अल्सर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो अल्सर है ये जब हील करता है दैन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में वही बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एंड मल्टीपल एपिसोड्स हो गए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है उसे बार बार ठीक कर रहे होंगे। हम जो इसका मेन कॉज है टीबी या फिर क्रॉन्स डिजीज़ उसको हम ट्रीट कर ही नहीं रहे होंगे। मैनेजमेंट, अगर स्ट्रक्चर्स जो है वो 1.5 फीट के अंदर है एक दूसरे के, मान लो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 1.5 फीट से कम है, देन हम लोग इस पार्ट को कट करके इस पार्ट का रिसेक्शन एंड एनास्मोसिस कर देंगे। बट अगर ये स्ट्रक्चर्स बहुत दूर दूर हैं तब हम इतना पार्ट ऑफ बाउल को नहीं काट सकते ना, तो इस केस में हम लोग स्ट्रक्चरोप्लास्टी करेंगे, विच इज द हेंके मिकुलिक्स स्ट्रक्चरोप्लास्टी और द फिने स्ट्रक्चरोप्लास्टी। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर का नेम, हेंके मिकुलिक्स स्ट्रक्चरोप्लास्टी और द फिने स्ट्रक्चरोप्लास्टी। अगर तुम्हें इन प्रोसीजर्स के बारे में भी और जानना है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं अगली वीडियो में लास्ट में इस पार्ट को ऐड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉज इज अ मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, हमारे बचपन में विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट होता है ऑन द एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर, मतलब ये मेजेंट्री है, ये हमारा बाउल है, इस पर मेजेंट्री लगी हुई है। तो जो एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर होता है उसमें विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है वो रन कर रही होती है। ये विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो है वो गायब हो जानी चाहिए विद सम टाइम, बट अगर ये गायब नहीं होती है एंड तो इसका रेमनेंट रह जाता है एंड दैट रेमनेंट इज द मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मैकल्स डाइवर्टिकुलम में रूल ऑफ 2 फॉलो होता है, जो कि तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम एक ट्रू डाइवर्टिकुलम है, क्यों है, क्योंकि ये सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता है एंड इसकी ब्लड सप्लाई जो है इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। मान लो ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम है, ये मेरा बाउल रन कर रहा है, तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है दैट इज इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई एंड ये सारे लेयर्स को बाउल के इन्वॉल्व कर रहा है। एंड क्लिनिकल फीचर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है या फिर इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, यानी हम किसी और केस के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हमें इंसिडेंटली ये मैकल्स डाइवर्टिकुलम मिल गया। तो हम अलग अलग कॉजेज़ की बात करें जिसमें हम मैकल्स डाइवर्टिकुलम में हैं। मैकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पे इट इज़ रेमिनेंट ऑफ विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। ठीक है, VID का रेमिनेंट है, एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर पे इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो इंडिपेंडेंट है, ब्लड सप्लाई इज इंडिपेंडेंट। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होगा, मोस्टली इट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे ऑब्स्ट्रक्शन वाले क्लिनिकल फीचर्स होंगे। ये मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है, यानी कि डाइवर्टिकुलम में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कभी कभी ये परफोरेट कर सकता है जिसकी वजह से ये जो बाउल का कंटेंट होगा ना वो बाहर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा, जिसकी वजह से देयर वुड बी पेरिटोनाइटिस। तो क्लिनिकल फीचर में क्या है मैकल्स डाइवर्टिकुलम के, सबसे मोस्ट कॉमन तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है। सेकेंड है देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन, जो हमारा जिसकी हम मेन बात करें बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। थर्ड, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट परफोरेट कर सकता है जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी ब्लीडिंग। क्लिनिकल फीचर्स वही बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के क्लिनिकल फीचर्स होंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग इसमें टेक्नीशियम 99 पर टेक्निटेट स्कैन करते हैं, जो कि 0.1 ml तक की ब्लीडिंग को भी डिटेक्ट कर सकता है। टेक्नीशियम 99 पर टेक्निटेट स्कैन। मैनेजमेंट में यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होता है, अगर परसिस्ट कर रहा है देन वी कैन गो फॉर एम्बोलाइजेशन एंड डाइवर्टिकुलेक्टमी। एंड लास्ट हमारा जो डायनेमिक कॉज है दैट इज सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, विलिकी सिंड्रोम और द कास्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास अयोटा है, इससे ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो निकल रही है, तो इसके बीच में हमारा जो डुओडेनम, इनके बीच का ये एंगल होता है जो कि यूजुअली 25 to 45 डिग्रीज का होता है। ये मेरे पास अयोटा है, एक सेकेंड इसको जाने दो, हाँ ये अयोटा है, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, इनके बीच का एंगल है 25 to 45 डिग्रीज का। क्यों है अभी एंगल ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पैड ऑफ फैट प्रेजेंट है, ये पूरा फैट प्रेजेंट है एंड इस फैट के बीच में हमारा डुओडेनम जो है वो रन कर रहा है। तो जनरली क्या होता है, अब यहाँ पे इतना फैट होता है जिसकी वजह से SMA और अयोटा के बीच हमारा डुओडेनम जो है वो कंप्रेस नहीं होता है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ये फैट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से SMA जो है वो अयोटा के बीच में
SMA और आयोटा के बीच में जो डुओडेनम है वो कंप्रेस हो जाता है। सो अभी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये फैट चला जाएगा? एनोरेक्सिया, इंसान को भूख नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा रैपिड वेट लॉस है, स्पाइनल कास्ट हो गया। तो नॉर्मली जो आयोटा और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है उसके बीच में इतना पैड ऑफ फैट होता है जिसकी वजह से जो डुओडेनम है वो कंप्रेस नहीं होता है, एंड एंगल जो है वो 25 to 45 डिग्री का मेंटेन होकर रखता है। बट इन केस ऑफ एनोरेक्सिया, इन केस ऑफ रैपिड वेट लॉस, इन केस ऑफ स्पाइनल कास्ट, ये जो पैड ऑफ फैट है वो गायब होने लगता है, एंड डुओडेनम जो है वो फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है डुओडेनम को कंप्रेस करता है। एंगल जो है ये जो पहले 25 to 45 था, 20 से 22 से भी कम हो जाता है। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बिलियस वॉमिटिंग, क्यों? क्योंकि डुओडेनम के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एंड वेट लॉस जो कि मेन कॉज था हमारा। इन्वेस्टिगेशन और चॉइस CT एंजियोग्राफी होती है। मैनेजमेंट हमें क्या करना है? पहले तो ऑब्वियसली पेशेंट को वेट गेन करवाएंगे, उसको पहले हम लोग टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन पे रखते हैं, फॉलोड बाय एंट्रल न्यूट्रिशन, दिस इज EN एंट्रल न्यूट्रिशन। एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर हम लोग करते हैं जिसमें डुओडेनो, ये क्या लिखा है, हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर जो होता है वो डुओडेनो डी रोटेशन प्रोसीजर होता है। इसमें डुओडेनम जो है इसको डी रोटेट करते हैं जिसकी वजह से इसका कंप्रेशन नहीं हो पाता है। तो पहले तो हमें वेट गेन कराना है, डुओडेनल डी रोटेशन कराना है, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर, या फिर डुओडेनो जेजुनोस्टमी हम लोग कर सकते हैं, डुओडेनम को जेजुनम से हम लोग अटैच कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड, विच इज़ द ए डायनेमिक। तो ए डायनेमिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी हमने क्या पढ़ा? डायनेमिक पढ़ा। डायनेमिक में फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, जिसका मैंने तुम्हें पैथोफिजियोलॉजी बता दिया। हाइपरडायनेमिक बाउल साउंड हो गया, प्रॉक्सिमल बाउल जो है डायलेट कर रहा है, इवेंचुअली परफोरेट और स्ट्रैंगुलेट कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में कोलिक की पेन हो गया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ऑब्स्टिपेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशन में वही हम लोग एक्सरे करा रहे हैं, इरेक्ट एंड सुपाइन, अल्ट्रासाउंड बेसिक हो गया पहले तो, जिसमें ब्लड हो गया, स्ट्रैंगुलेशन में WBC या TLC जो रेज्ड होता है, एक्सरे हो गया, इरेक्ट एंड सुपाइन हो गया, अडल्ट में CECT अल्ट्रासाउंड हो गया। एंड उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में मेन तो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं IV फ्लूइड, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, IV एंटीबायोटिक हो गया, पेन किलर हो गया। अगर पेशेंट इससे इंप्रूव कर जा रहा था तो ठीक है भाई, अगर नहीं इंप्रूव कर रहा है देन हम लोग सर्जरी करेंगे। एंड ये क्या खोल दिया मैंने, हाँ, सर्जरी करेंगे। एंड हम लोग सर्जरी में सबसे पहले सीकम देखेंगे, सीकम में देखेंगे वो वाइबल है या नहीं है। अगर वो वाइबल है तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि वो डिस्टेंडेड है या फिर वो कोलैप्स्ड है। अब डिस्टेंडेड है, कोलैप्स्ड है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है। तो मैं उसके सीकम क्या तो डिस्टल जाऊँगी या तो मैं प्रॉक्सिमल जाऊँगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सीकम। फिर मैं डिस्टल या प्रॉक्सिमल जाके देखूँगी कि अच्छा दिक्कत है तो है क्या। अब दिक्कत मोस्ट कॉमनली मुझे क्या मिलेगी? मुझे अधेशन मिलेगा। जी, मोस्ट कॉमनली मुझे डिस्टल या प्रॉक्सिमली सीकम के मुझे अधेशन मिलेगा जो कि बाउल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा। अब वो जो अधेशन है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मुझे यूजुअली वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी सीकम के प्रॉक्सिमली मिलेगा, बट ओवरऑल भी अधेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी मिल सकता है। अधेशन होता क्या है? सर्जरी इज़ अ मेन कॉज। तो पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा कि बताएगा कि भाई मेरी ये सर्जरी हो रखी थी, नहीं तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ TB, क्रॉन्स डिजीज़, फीमेल हो गई तो पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीजेस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, या फिर प्रेजेंट करेगा विद द हिस्ट्री ऑफ रेडियोथेरेपी। तो पेशेंट आएगा, वो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का हिस्ट्री देगा, उसके साथ उसमें ये सारी हिस्ट्रीज प्रेजेंट होंगी। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अधेशन। इन्वेस्टिगेशंस वही जो मैंने पहले बताई। मैनेजमेंट में हम लोग जो मेन मैनेजमेंट चल रहा था तो वो तो है ही, बट फिर हम लोग को पता चलेगा अच्छा अधेशन इज द कॉज, देन वी विल गो फॉर गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा। एंड अगर अभी भी ठीक नहीं होगा तो हम लोग सर्जरी करेंगे। पहले हम लोग अधीसियोलाइसिस करेंगे, फॉलोड बाय चार्ल्स फिलिप प्रोसीजर एंड नोबल साइकेशन। नेक्स्ट कॉज होता है हमारे पास बाउल ऑफ एट्रीशिया होगा, जिसमें डुओडेनल एट्रीशिया हो गया जो कि डाउन सिंड्रोम पॉलीहाइड्रामिनोस के साथ। इसमें सर्जरी इज इंपॉर्टेंट, टाइप इज इंपॉर्टेंट, टाइप 1, 2, 3, विंसॉक डिफॉर्मिटीज टाइप 1 हो गया। एंड मैनेजमेंट में डबल बबल साइन इज इंपॉर्टेंट। एंड मैनेजमेंट में डुओडेनो जेजुनोस्टमी, मैनेजमेंट में डुओडेनो, अरे यार क्या कर रही हूँ मैं, हाँ, मैनेजमेंट में डुओडेनो जेजुनोस्टमी। नेक्स्ट हमारे पास जेजुनल एट्रीशिया हो गया, पहला कॉज क्या था? अधेशन हो गया, फिर डुओडेनल एट्रीशिया हो गया, फिर थर्ड कॉज इज मेकोनियम माइलिस, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है सोबल साइन, न्यूहोसाइन माइक्रोकोलोन हो गया, फिर फोर्थ कॉज इज लैड्स बैंड हो गया, फिर फिफ्थ कॉज इज इंड्यूसिसेप्शन हो गया। पहला कॉज मैंने क्या बताया? अधेशन, दूसरा कॉज बाउल एट्रीशिया, तीसरा कॉज मैंने बताया, क्या बताया था? मेकोनियम माइलिस, सॉरी। तो पहला कॉज हमारे पास हो गया अधेशन हो गया, फिर बाउल एट्रीशिया हो गया, मेकोनियम आइलियस हो गया, फिर लैड्स बैंड हो गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉज इज इंड्यूसिसेप्शन। इंड्यूसिसेप्शन के बाद हमारे पास आता है वॉल्वुलस, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिर सेवन्थ कॉज आता है मेरे पास इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर,
एंड उसके बाद हमारे पास आता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम एंड लास्ट कॉज है हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, विल्की सिंड्रोम या फिर कास्ट सिंड्रोम। दिस इज ऑल अबाउट द डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉन डायनेमिक में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी।